इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो भारत की नियति से जुड़ा है, यानी गरीबी उन्मूलन की हमारी उल्लेखनीय यात्रा। 1947 की उन बेहद मुश्किल और विषम परिस्थितियों से लेकर आज के आधुनिक भारत तक की तस्वीर कैसे बदली, इसके सांख्यिकीय आंकड़ों को समझना अपने आप में एक बेहद दिलचस्प अनुभव है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आज हम इस पूरे सफर को कुछ अहम पड़ावों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे औपनिवेशिक विरासत और 1947 के हालातों से, फिर देखेंगे आज़ादी के बाद के प्रयास, उसके बाद बहुआयामी गरीबी में आई ऐतिहासिक गिरावट, खपत और आय के बदलते रुझान, क्षेत्रीय असमानताओं की मौजूदा हकीकत और सबसे अंत में बात करेंगे 2047 के विकसित भारत के हमारे संकल्प की। तो शुरुआत करते हैं अपनी औपनिवेशिक विरासत और 1947 के उन हालातों से जो हमें आज़ादी के साथ विरासत में मिले। अब 1947 की उस सुबह को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना जरूरी है। ऐतिहासिक रूप से भारत वैश्विक जीडीपी का लगभग 27% हिस्सा रखता था। बिल्कुल सही, पूरी दुनिया के लिए हम एक सोने की चिड़िया थे। लेकिन फिर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां आईं। उनके भारी भरकम टैक्स, धन की बेतहाशा निकासी और कैलिको अधिनियम जैसे सख्त व्यापारिक प्रतिबंधों ने इस संपत्ति को मानो पूरी तरह से निचोड़ लिया और हमारे स्वदेशी उद्योगों को पतन के अंधेरे में धकेल दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जो आंकड़े सामने थे वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उस वक्त की 34 करोड़ की आबादी में से 70% लोग भयंकर गरीबी की मार झेल रहे थे। साक्षरता दर सिर्फ 12% थी और जीवन प्रत्याशा मात्र 31 वर्ष। प्रति 1000 जन्मों पर 145.6 की शिशु मृत्यु दर के साथ ये एक ऐसी शुरुआत थी जहां बुनियादी सुविधाओं का नामो निशान तक नहीं था। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी थी। अब आते हैं स्वतंत्रता के बाद के दौर पर, वो समय जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जरा सोचिए, एक नवजात राष्ट्र और करोड़ों लोगों की भूख मिटाने की जिम्मेदारी, ऐसे में सबसे बड़ा काम था खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करना। यहीं पर हरित क्रांति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस जैसी बड़ी पहलों की शुरुआत हुई। इनका सीधा सा लक्ष्य था खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करना। इन कार्यक्रमों ने यकीनन कृषि उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन बाद के दशकों में जब व्यापार उदारीकरण हुआ तो उसके मिले जुले प्रभाव देखने को मिले। जहां एक तरफ कुछ लोगों को वैश्विक बाजारों का जबरदस्त फायदा हुआ, वहीं दूसरी ओर हमारे पारंपरिक बुनकरों जैसे तबकों को सस्ते आयात से बहुत भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यहां से रुख करते हैं बहुआयामी गरीबी की ओर, जहां हमें इस पूरी यात्रा का एक बहुत ही शानदार क्लाइमैक्स देखने को मिलता है। देखिए, आज के आधुनिक युग में गरीबी को मापने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। पहले क्या होता था? तेंदुलकर और रंगराजन समितियों जैसे मॉडल सिर्फ आय या खपत को पैमाना मानते थे, लेकिन आज बहुआयामी गरीबी सूचकांक या कहें एमपीआई एक बहुत ही व्यापक नजरिया अपनाता है। आखिर सिर्फ पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता ना। ये इंडेक्स ये भी देखता है कि क्या लोगों तक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं या नहीं। और जब इस नए पैमाने पे हमने सुधार देखा तो वो आंकड़ा वाकई दिमाग हिला देने वाला था। 24.82 करोड़, बिल्कुल सही सुना। पिछले सिर्फ 9 सालों में भारत के लगभग 25 करोड़ लोग सफलतापूर्वक बहुआयामी गरीबी के जंजाल से बाहर आ चुके हैं। इतने कम समय में इतनी बड़ी आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाना यकीनन वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। नीति आयोग के जो निष्कर्ष हैं वो इस शानदार गिरावट को और भी स्पष्ट करते हैं। 2013-14 में जो गरीबी दर 29.17% थी, वो 2022-23 में गिरकर सिर्फ 11.28% रह गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां ऐतिहासिक रूप से गरीबी का प्रकोप सबसे ज्यादा रहा है, वहीं संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश से 5.94 करोड़ और बिहार से 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। चलिए अब बात करते हैं खपत और आय में आए बदलावों की। आखिर जमीनी आर्थिक हकीकत क्या है? हाल ही में जो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण आया है वो कुछ बेहद दिलचस्प जमीनी हकीकत बयां करता है। जो एक बड़ी खाई हुआ करती थी ग्रामीण और शहरी खपत के बीच की, वो अब तेजी से कम हो रही है। 2011-12 में यह अंतर 84% था, जो अब 2023-24 में घटकर 70% रह गया है।
इतना ही नहीं, गिनी गुणांक जो आय की असमानता को मापता है, उसमें भी दोनों ही क्षेत्रों में कमी दर्ज की गई है। आसान शब्दों में कहें तो हमारी आर्थिक प्रगति का वितरण अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा समान रूप से हो रहा है। लेकिन रुकिए, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आते हैं क्षेत्रीय असमानताओं और हमारे सामने खड़ी मौजूदा चुनौतियों पर। भले ही राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आंकड़े बेहद सकारात्मक लग रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रगति पूरे देश में एक समान नहीं रही है। एक तरफ हमारे पास गुजरात और महाराष्ट्र जैसी शानदार सफलता की कहानियां हैं, जहां उद्योग आधारित मॉडल ने जबरदस्त रोजगार पैदा कर गरीबी पर कड़ा प्रहार किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार जैसे राज्य आज भी बुनियादी ढांचे और शासन की चुनौतियों से कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। और हरियाणा का उदाहरण लें तो वहां प्रति व्यक्ति आय तो बहुत अच्छी है, लेकिन विकास का लाभ इतना असमान रूप से बटा है कि कुछ क्षेत्रों में गरीबी आज भी बरकरार है। और ठीक इन्हीं असमानताओं को पाटने के लिए दृष्टि आईएएस के प्रॉस्पर फ्रेमवर्क जैसी संरचनात्मक रणनीतियां बहुत मायने रखती हैं। अगर हम मौजूदा सरकारी योजनाओं को देखें तो वो गरीबी के खिलाफ एक बेहद मजबूत सेफ्टी नेट या कहें सुरक्षा जाल बुन रही हैं। मनरेगा से आजीविका की गारंटी, प्रधानमंत्री आवास योजना से सिर पर पक्की छत, आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य सुरक्षा और जन धन योजना से बैंकिंग तक पहुंच, ये सभी चीजें मिलकर भारत के ग्रामीण जीवन को सही मायनों में सशक्त बना रही हैं। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम और सबसे अहम पड़ाव की ओर, विकसित भारत 2047 का हमारा राष्ट्र संकल्प। आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने का हमारा सपना बहुत बड़ा है। लेकिन इस आकांक्षा के बीच एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा होता है। 2047 तक विकसित भारत का ये महालक्ष्य हासिल करने के लिए क्या हमें जलवायु परिवर्तन के खतरों और बची हुई क्षेत्रीय असमानताओं से निपटने के लिए अपनी गरीबी उन्मूलन रणनीतियों को पूरी तरह से बदलना होगा? क्या हमारी वर्तमान नीतियां इसके लिए काफ़ी हैं, या हमें भविष्य के लिए एक बिल्कुल नए मॉडल की तलाश करनी होगी? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सबको गंभीरता से मंथन करने की ज़रूरत है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन आंकड़ों के पीछे की इस अहम कहानी को समझते रहिए।